जैसा कि हम लोग अपने चैनल पर बहुत से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, उसी क्रम में हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत नहीं की थी। तो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के आए हैं। तो उसके चैप्टर वाइज जैसे भी चीज़ें आपके बुक्स में दी हुई हैं, उसी के क्रम में हम लोग यहाँ पर चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर आज स्टार्ट हो रहा है और डेली आपको एक एक क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स की मिलेगी। आप इसको साथ साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। कहां से हम लोग शुरू करते हैं? इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। ये दो शब्द आपको देखने को मिलते हैं, एक इकोनॉमी और एक इकोनॉमिक्स। एक एक करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमी क्या है, यानी हिंदी में हम कहें अर्थव्यवस्था क्या है, और इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, क्यों हम पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी और हम क्यों पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम क्यों पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम इंडियन की बात करते हैं तो हम क्यों इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं। आखिर इस इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पहले कहूं इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब क्या है, इकोनॉमी का मतलब क्या है, एक अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, तो आपने अपने आम जीवन में सुना होगा इंडियाज इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, हाँ, भारत की अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, आपने सुना होगा अमेरिका की अर्थव्यवस्था। ये जो आप सारे शब्द सुनते हैं, क्या ये कुछ एक प्लेस या एक रीजन के बारे में बात कर रहा होता है? क्या एक एरिया के बारे में बात कर रहा होता है? उस एरिया में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। यानी इंडिया की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियाज इकोनॉमी डिफरेंट है चाइनीज इकोनॉमी से, चाइना की अर्थव्यवस्था से। चाइना की अर्थव्यवस्था अलग है अमेरिका की अर्थव्यवस्था से। यानी मतलब क्या हुआ कि जो अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग हैं, ये एक चीज पर निर्भर कर रही हैं। वो क्या है? वो है रीजन, प्लेस। ठीक है, प्लेस या रीजन पर डिपेंड कर रही हैं। हर प्लेस या हर रीजन का कुछ अपना सेट ऑफ रूल्स होगा। चाइना अलग तरह का रूल अपनाता होगा, इंडिया अलग तरह का रूल अपनाता होगा, अमेरिका अलग तरह का रूल अपनाता होगा। तो यानी कि इकोनॉमी को कहने के लिए हम ये बात कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि एनी प्लेस और रीजन विथ सम रूल्स, और केवल रूल्स से क्या काम चल जाएंगे? उन रूल्स को चलाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन चाहिए। जैसे इंडिया में हमने कुछ रूल्स बनाए, उन रूल्स को चलाने के लिए हमारा पार्लियामेंट है, पुलिस है, लेजिस्लेचर है, हमारा जुडिशरी है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। तो यानी कि एनी प्लेस और रीजन विथ सम रूल्स एंड वेल डिफाइंड institution to implement those rules is known as economy। मैंने क्या कहा कि एक भारत की अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था, ये एक प्लेस और रीजन को दिखाने के लिए हम इकोनॉमी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हमको इंडिया की इकोनॉमी बोलना हो, इंडियाज इकोनॉमी बोलना हो, या इंडियन इकोनॉमी बोलना हो, तो मैं क्या कह सकता हूं? इन आवर इकोनॉमी। ठीक है ना, मैं भारत को न बोलते हुए भी अपने इकोनॉमी को बारे में बता सकता हूं। कैसे? इंडिया की इकोनॉमी का मतलब हो गया कि हमारे यहां कुछ सर्टेन रूल्स हैं, कुछ वेल डिफाइंड इंस्टीट्यूशंस हैं जो उन रूल्स को इंप्लीमेंट कराने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। बात समझ में आ गई? जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी इकोनॉमी को डिफाइन कर रहे होंगे, तो हम बार बार क्या कहेंगे कि वो होने के लिए एक प्लेस या एक रीजन की आवश्यकता है। उस प्लेस और रीजन में कुछ रूल्स होंगे और उन रूल्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए कुछ वेल डिफाइंड इंस्टीट्यूशंस होंगे जो उन रूल्स को क्या कराएंगे? इंप्लीमेंट कराएंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? इकोनॉमी कहेंगे। अब इंडिया का जो रूल्स होगा, जो वेल डिफाइंड इंस्टीट्यूशंस होगा, वो डिफरेंट होगा चाइना के रूल्स और वेल डिफाइंड इंस्टीट्यूशंस से।
हमारा जो रूल्स और वेल डिफाइंड इंस्टीट्यूशंस होंगे वो डिफरेंट होंगे अमेरिका के रूल्स और वेल डिफाइंड इंस्टीट्यूशन से। यानी कि हर देश का अपना अपना कुछ रूल्स होगा और अपना अपना कुछ इंस्टीट्यूशन होगा जो उस रूल्स को इंप्लीमेंट कराने में काम कर रहा होगा। इसी हिसाब से हम कह देते हैं इंडियाज इकोनॉमी, इसी हिसाब से हम कह देते हैं चाइनीज इकोनॉमी, इसी हिसाब से हम कह देते हैं अमेरिकाज इकोनॉमी। आपको बात समझ में आ रही है? यानी इकोनॉमी शब्द कहने के लिए, अर्थव्यवस्था शब्द कहने के लिए एक जगह, एक प्लेस, एक रीजन की आवश्यकता पड़ती है। उस प्लेस, उस रीजन में कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को चलाए रखने के लिए, इंप्लीमेंट कराए रखने के लिए कुछ वेल डिफाइंड इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। जैसे हमारे रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट, पुलिस, ठीक है ना, हर चीज का एक इंस्टीट्यूशन है ना, जो चीजों को, रूल्स को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। बात समझ में आ गई? अब सवाल यह उठता है कि क्या जो ये रूल्स हैं, ये जो वेल डिफाइंड इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या ये सिर्फ कंट्री टू कंट्री वेरी करेंगे? नहीं, ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी कर सकते हैं और ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी कर सकते हैं। यूपी की इकोनॉमी डिफरेंट होगी तमिलनाडु की इकोनॉमी से, क्योंकि वहां पर कुछ सर्टेन अलग तरह के रूल्स अप्लाई किए जा रहे होंगे और यहां कुछ अलग तरह के रूल्स अपनाए जा रहे होंगे। वहां कुछ अलग तरीके से इंस्टीट्यूशन को इंप्लीमेंट करवाया जा रहा होगा उन रूल्स को, और यहां पर कुछ अलग तरीकों से इंप्लीमेंट कराया जा रहा होगा। यानी अर्थव्यवस्था होने के लिए आप ये बात समझिए कि ये कंट्री टू कंट्री लेवल पे भी हो सकता है, ये स्टेट टू स्टेट लेवल पे भी हो सकता है, और इवन ये सिटीज लेवल पे, कॉलोनी लेवल पे भी हो सकता है। यानी दिल्ली के एक एरिया में और दूसरे एरिया में दो अलग अलग तरह की अर्थव्यवस्थाएं चल सकती हैं, दो अलग अलग तरह की इकोनॉमीज चल सकती हैं। बात समझ में आ रही? दो अलग अलग तरह का इकोनॉमिक सिस्टम चल सकता है। यानी इकोनॉमी को हम इकोनॉमिक सिस्टम भी कह सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई? यानी इकोनॉमी होने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? एनी प्लेस और रीजन विथ सर्टेन रूल्स एंड वेल डिफाइंड इंस्टीट्यूशंस टू इंप्लीमेंट दोज रूल्स इज कॉल्ड एन इकोनॉमी। ये बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं अपने इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? तो जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है जो कुछ वैल्यू क्रिएट करे और उसके कुछ मेजरमेंट हो। यानी अगर मैं इसी बात को लिख दूं तो मैं कह सकता हूं ऑल those activities which create value and can be measured is known as economic एक्टिविटी। इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम उसको कहेंगे, उस एक्टिविटी को कहेंगे जो एक्टिविटी कुछ वैल्यू क्रिएट करे, और जिसको हम मेजर कर सकें, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? तो हम कह सकते हैं इट इज कंसिस्ट ऑफ, किन किन चीजों से ये मिलकर बना होता है? हम कह सकते हैं प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा एक्सचेंज, और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमको क्या पढ़ना है? हमको कंजम्पशन थ्योरी पढ़नी है, हमको प्रोडक्शन थ्योरी पढ़नी है, हमको एक्सचेंज थ्योरी पढ़नी है, और ये आपका जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी हम बाद में पढ़ लेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है। यानी आपको क्या समझ में आया कि जब ये जो बात आप माइक्रो में पढ़ने वाले हैं, इस बात की शुरुआत कहां से होती है, इसका ओरिजिन कहां से है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो शब्द है, जहां पर आप कहते हैं कि वो सारी एक्टिविटी जहां पर कुछ वैल्यू क्रिएट हो और जिसको आप मेजर कर सकें, उसी को आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ चार चीजों को कंसिस्ट करती है। पहली, जब आप प्रोडक्शन की बात करते हैं, और प्रोडक्शन आप किसको कहते हैं? प्रोडक्शन आप कहते हैं कन्वर्टिंग
converting raw material into finished goods, into finished goods, ठीक है, यानी कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। जब हम कच्चे माल को क्या करते हैं, एक फिनिश्ड गुड में परिवर्तित करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। कंजम्पशन हम किसको कहते हैं, जब हम यूज करते हैं, यूज ऑफ, या हम कह सकते हैं यूजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन का मतलब कंज्यूम करना सिर्फ नहीं होता है, कंजम्पशन का मतलब उसका प्रयोग करना भी होता है, ठीक है ना। हम अगर फोन का प्रयोग कर रहे हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, तो इस फोन का हम कंजम्पशन कर रहे हैं। आप अगर अपने फोन से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने फोन का कंजम्पशन कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। तो आप यूज कर रहे हैं किसी गुड का जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए। बात समझ में आ रही है। यानी कि आप कंजम्पशन को कह सकते हैं, कंजम्पशन को आप कह सकते हैं मींस यूटिलाइजेशन, यानी जिसका भी हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसका भी हम यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, उसको हम क्या कह लिए, कंजम्पशन कह लिए। तीसरा, ट्रेड का मतलब, एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज का मतलब हो गया ट्रेड ऑफ। एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मींस एक सामान के बदले दूसरा सामान का एक्सचेंज, यानी मैंने आपको कोई चीज दिया, उसके बदले में आपने मुझे कुछ दिया। बात समझ में आ गई। हम लोग मार्केट में गए और मार्केट में मुझे कोई सामान खरीदना था, मैंने वो सामान परचेस किया और बदले में पैसा दे दिया। ये क्या हो गया, ट्रेड ऑफ हो गया, यानी एक सामान के बदले दूसरी चीज को देना, एक गुड्स के बदले दूसरे किसी सर्विस को प्रोवाइड करना। बात समझ में आ रही है। तो यानी कि जब हम एक्सचेंज टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो वहां हम ट्रेड ऑफ की बात करते हैं, और ट्रेड ऑफ का मतलब यह होता है कि जब हम किसी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, लेन देन कर रहे हो। बात समझ में आ गई, एक के बदले दूसरे का यूज कर रहे हो, ट्रेड ऑफ। क्लियर है आपको बात। लेकिन ये ट्रेड सिर्फ मार्केट में ही होगा क्या, सिर्फ मार्केट में ही होगा, बिल्कुल मार्केट में ही होगा। लेकिन जब हम लोग ट्रेड की बात करते हैं तो क्या वहां पर सिर्फ ट्रेड ऑफ की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या वहां सिर्फ पैसे का इस्तेमाल होगा, सिर्फ मनी का इस्तेमाल होगा तो ही हम एक्सचेंज कहेंगे क्या, नहीं। वहां पर बार्टर सिस्टम भी हो सकता है, जहां हम किसी एक कमोडिटी के बदले दूसरे किसी कमोडिटी का डिमांड कर लें, यानी कि कुछ हम क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, ट्रेड ऑफ कर रहे हो, वहां पर मनी इन्वॉल्व हो या ना हो, वहां पर बार्टर सिस्टम भी हो सकता है। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। चौथा, जब हम बात कहते हैं किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर हम एलोकेशन की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, हम एलोकेशन की बात करते हैं, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, आप इतनी बातें नोट कर रहे हैं, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आपको क्या बात समझ में आ रही है कि जब हम एक्सचेंज की बात करते हैं तो हम ट्रेड ऑफ करते हैं। ट्रेड ऑफ का मतलब एक कमोडिटी के बदले दूसरे कमोडिटी। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वहां पर हम एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। ठीक है ना, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी अमंग पीपल्स, अमंग पीपल। बात समझ में आ गई, अमंग पीपल। यहां भी हम क्या कर रहे हैं, यहां भी सरकार हो सकता है क्या कर रही है, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब एक तरीके से यहां से क्या है, एलोकेट कर रही है। एलोकेट करने का मतलब यहां से क्या है कि कुछ हमारे देश में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको राशन की जरूरत है, तो भारत की सरकार क्या कर रही है, बड़े लोगों से कुछ टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट कर रही है और गरीब लोगों में क्या कर रही है, एलोकेट कर रही है राशन के जरिए उन पैसों का। बात समझ में आ रही है। यानी जब भी एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात होगी तो वहां पर हम किसकी बात करेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी की बात करेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल यह आ रहा होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी गुड्स एंड सर्विसेज का एलोकेशन या इधर उधर हो रहा है और एक्सचेंज में भी ऐसा हो रहा है, तो एक्सचेंज जो शब्द है वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। आप कह सकते हैं एक्सचेंज इज अ सबसेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर मैं इस तरह से एक डायग्राम बनाऊं तो मैं कह सकता हूं
कि ये जो बड़ा सर्किल है ये डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर एक पार्ट है एक्सचेंज का, इसके अंदर एक पार्ट है एक्सचेंज का। यानी एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंज क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट के ट्रेड ऑफ के बारे में बात करता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, मार्केट के साथ साथ इकोनॉमी के हर अलग अलग हिस्से में जो भी ट्रेड ऑफ हो रहा है, जो भी एलोकेशन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उन सब की बात करता है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, आपको बात समझ में आ रही है। डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो मार्केट में तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता ही है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों पर भी बात करता है जहां पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए जो लोग एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, हेल्थ अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए सरकार क्या करती है, सरकार अपने तरफ से कुछ पॉलिसी लेकर के आती है और बड़े लोगों से टैक्स कलेक्शन करती है और उन पर क्या करती है, खर्च करती है। यहां पर रिच पीपल से मतलब था, रिच पीपल से वो टैक्स कलेक्शन की और पुअर्स पर उनको क्या किया, खर्च किया, एक्सपेंडिचर किया, एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पर बात किसकी आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ गई। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। जब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात किए तो हम लोग कहे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जहां पर कुछ वैल्यू क्रिएट होता है और साथ ही साथ वहां पर उसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उसमें हम मेनली दो चीजों की बात करते हैं। उन दो चीजों में हम पहली बात करते हैं जितने भी इल्लीगल एक्टिविटीज हैं, ऑल इल्लीगल एक्टिविटीज, ऑल इल्लीगल एक्टिविटीज। अब जितने भी इल्लीगल एक्टिविटीज हैं, जैसे गैम्बलिंग, गैम्बलिंग कहीं पर लीगल है और कहीं पर इल्लीगल है, तो जहां पर वो लीगल है वो आ गया आपके किस में, एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और जहां पर वो इल्लीगल है वहां पर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम खुलकर नहीं बता सकते या हम उसको सही तरीके से उसका मेजर नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को हम नहीं बता सकते। बात समझ में आ गई। मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि जब हम क्या करें, कुछ वैल्यू क्रिएट करें या उसको मेजर कर सकें, इकोनॉमिक एक्टिविटी और जो इल्लीगल एक्टिविटीज हैं उनकी वैल्यू क्रिएशन नहीं है, क्योंकि उस एरिया में जहां पर उसको इल्लीगल कहा गया है वहां उसके वैल्यू का कोई मेजरमेंट नहीं है। बात आपको समझ में आ गई, वहां पर उसके वैल्यू का कोई मेजरमेंट नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, जितने भी इल्लीगल एक्टिविटीज होंगी, मेनली आप कह सकते हैं स्मगलिंग। अब स्मगलिंग तो कहीं भी आपका लीगल एक्टिविटी नहीं होगा, तो ऑल इल्लीगल एक्टिविटीज जितनी भी होंगी, गैम्बलिंग भी, इंडिया में अगर गैम्बलिंग क्या है, इल्लीगल है, तो वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन यूएस में अगर गैम्बलिंग हमारा, बेटिंग हमारा अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो वहां पर हम उसको मेजर करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इंडिया में वो नहीं है। बात समझ में आ रही है। सेकंड, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा इसको ध्यान से। अगर हम सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जैसे एक डॉक्टर अपने घर में किसी फैमिली मेंबर को ट्रीट कर रहा है, तो वहां वो मेजर नहीं कर रहा है कि उसकी मेजरमेंट कितनी है। वहां पर अगर उसको इंजेक्शन की जरूरत है तो वो नर्स का वेट नहीं करेगा कि नर्स अपना वैल्यू क्रिएट करे, वो खुद इंजेक्शन देगा और काम करना शुरू कर देगा। यानी अगर एक टीचर अपने घर में किसी बच्चे को, अपने घर के किसी भाई बहन को, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वहां पर वो किसी चीज का वेट नहीं करेगा, वहां उनको क्या करेगा, वो चीजें प्रोवाइड करेगा। उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, उससे वो फीस नहीं लेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं काउंट होगी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो जब भी हम सर्विसेज की बात करते हैं, जब भी हम सर्विसेज की बात करते हैं, तो सर्विसेज जनरली प्लेस टू प्लेस, पीपल टू पीपल डिफर कर सकती है। इसीलिए वो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जा रही है, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में लेते हैं, क्योंकि उसको मेजर नहीं किया जा सकता। एक जगह पर उसकी वैल्यू कुछ और होगी और दूसरी जगह पर उसकी वैल्यू कुछ और होगी। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की बात करें, मान लीजिए मैं अपने घर पर कुछ गुड्स ही प्रोड्यूस कर रहा हूं, 10 केजी अगर आलू ही प्रोड्यूस कर लिया, तो आलू प्रोड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि उस 10 केजी की वैल्यू तो मुझे मार्केट वैल्यू पता है,
कि 10 किलो की मार्केट वैल्यू, मान लीजिए कि 20 रुपए किलो आलू बिक रहा है, तो अगर 10 किलो मैंने आलू प्रोड्यूस किया है तो 200 रुपए उसकी मार्केट वैल्यू है। ये मैं गुड्स के पर्सपेक्टिव में निकाल सकता हूं, लेकिन सर्विस के पर्सपेक्टिव में नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम उसको मेजर नहीं कर सकते, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है। आप बात समझ में आ गई आपको सेल्फ कंजम्पशन में? ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो आप कहेंगे ऑल दोज एक्टिविटीज विच क्रिएट वैल्यू एंड कैन बी मेजर्ड इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें आप कहेंगे इट इज कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन आप कहेंगे जहां पर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स हो। कंजम्पशन का मतलब जब हम यूज करें गुड्स एंड सर्विसेज को, या उसका हम क्या मतलब कहें, यूटिलाइजेशन। तीसरा एक्सचेंज, एक्सचेंज मींस ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ आप कह सकते हैं कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं और बदले में आप मुझे आलू भिंडी दे दें, ये क्या हो गया, ये ट्रेड ऑफ हो गया। बात समझ में आ गई? यानी एक्सचेंज। एक्सचेंज के बाद जब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, जहां पर एलोकेशन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जहां पर हम एलोकेशन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का किसी एक इकोनॉमी में अमंग पीपल्स। डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज में क्या अंतर है कि एक्सचेंज एक स्मॉल पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो मार्केट में भी होगा और वो मार्केट के बाहर भी होगा, लेकिन एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ किसका पार्ट है, मार्केट का पार्ट है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है। फिर हम लोगों ने क्या कहा, फिर हम लोगों ने कहा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहां पर हमने कहा कि दो ऐसी एक्टिविटीज है जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं, एक जहां पर सारे इलीगल एक्टिविटीज हो, ठीक है ना, जैसे स्मगलिंग, या कुछ एरिया में गैम्बलिंग और दूसरे एरिया में गैम्बलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है। मैंने कहा ना इकोनॉमी का मतलब क्या, हर एरिया में अपने कुछ सर्टेन रूल्स हैं। इंडिया में सर्टेन रूल्स ये हैं कि मैं गैम्बलिंग को इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मान रहा। यूएस में कुछ रूल्स हैं कि वो गैम्बलिंग को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मान रहे हैं, तो उनकी इकोनॉमी का रूल अलग है और मेरी इकोनॉमी का रूल अलग है। आपको इकोनॉमी और क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है? ये हो गई आपकी बात नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। मुझे उम्मीद है आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात भी समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हुए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, देखिए जब मैंने इकोनॉमी की डेफिनेशन बोली तो मैंने क्या कहा, प्लेस और रीजन विद सम रूल्स एंड वेल डिफाइंड इंस्टीट्यूशंस टू इंप्लीमेंट दोज रूल्स। याद रहेगी बात। अब मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ, इट इज अ स्टडी ऑफ क्या, इकोनॉमिक्स क्या है, किस चीज की स्टडी है, जल्दी बताइए, इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी है? आपने पढ़ा होगा, 11th क्लास आप पढ़ रहे हैं, आपने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा होगा। हाँ, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइसेस। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मेकिंग choices, study of making choices in the presence of scarce resource, in the presence of scarcity या scarce resource, in the presence of scarcity, यानी आपके पास जो प्रोड्यूस्ड है या जो सप्लाई है वो कम है और लोगों की वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। आपने सुना है ये डेफिनेशन, आप ये बात कई बार सुने होंगे, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्कार्स। ये इकोनॉमिक्स एक डेफिनेशन मानी जाती है जो रॉबिन्स के द्वारा दी गई थी, मैं इसके बारे में बात करूंगा। अभी आपने क्या समझा इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने में, आपने कहा कि इट इज अ स्टडी ऑफ मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी के प्रेजेंस में, कम रिसोर्स के प्रेजेंस में हम किस चीज को चूज करें, किस चीज को प्रायोरिटी दें, यही क्या है, यही इकोनॉमिक्स है। इसी की स्टडी क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है ना, इसी की स्टडी क्या है, इकोनॉमिक्स है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। अब जब हम लोग बात करते हैं स्कार्सिटी की, तो स्कार्सिटी को हम क्या कहते हैं, व्हेन
अ गुड एंड सर्विस इज अवेलेबल इन अ लेसर अमाउंट देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। यानी स्कार्सिटी को जो हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वो क्या हैं अवेलेबल रिसोर्सेज? कम हैं। किस चीज से? जितना रिक्वायर्ड रिसोर्स है, जितना रिक्वायर्ड रिसोर्स। बात समझ में आ गई? वो गुड्स एंड सर्विसेज जो अवेलेबल हैं वो क्या हैं? लेसर अमाउंट में प्रेजेंट हैं एज कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम स्कार्सिटी कहते हैं। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहां से? आप देख रहे हैं जब आप इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत चॉइस मेकिंग पर है कि हम उस स्कार्स रिसोर्स में से क्या हम चॉइस करें, हम किस चीज को प्रायोरिटी रखें और किस चीज को प्रायोरिटाइज ना करें, किस चीज को बाद में रखें। यही से जन्म होता है किस चीज का? इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से जन्म होता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और फिर यहां से जहां पर हम छोड़े हैं वहीं से हम आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी पे। बात समझ में आ गई? तो ये वीडियो देखिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइए, और अगर कोई चीज कम लगे तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसको जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।